हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अर्थात दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, उसमें हम वज्र गुणन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, वज्र गुणन विधि क्या है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक जो है वज्र गुणन विधि समीकरण युग्म पर आधारित है। समीकरण युग्म, तो समीकरण युग्म का बच्चों पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं उसको। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात मानक रूप में इसको हम लिखेंगे। समीकरण युग्म को मानक रूप में लिखेंगे। तो यही है मानक रूप, अर्थात x वाला पद, y वाला पद और कांस्टेंट टर्म तीनों बाएं साइड में रहेगा। इसी को हम मानक रूप कहते हैं। ax प्लस by प्लस c और दो समीकरण हो तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों a1 क्या है? x का गुणांक, b1 क्या है? y का गुणांक और c1 कांस्टेंट टर्म अचर पद। इसी तरह से दूसरे समीकरण में a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है और c2 अचर पद है अर्थात कांस्टेंट टर्म है। तो बच्चों, वज्र गुणन विधि क्या है ये समझिए। तो वज्र गुणन विधि में x डिवाइडेड बाई, अब हम इसको ओमिट करेंगे, इसको हम ढक देंगे और डायगोनली b1c2, क्या? b1 क्या है? y का कोफिशिएंट है, गुणांक है। तो b1c2 विकर्ण के रूप में माइनस b2c1, याद रहे किस डायरेक्शन में हम लेते हैं? b1c2 इस डायरेक्शन में और माइनस b2c1, या इसको ऐसे लिखे तो आसानी होगी समझने में। ऐसे b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई, अब y वाले पद को आप ओमिट कर दें, इसको बंद कर दें। अब क्या होगा? इस तरह से डायगोनली a1c2 माइनस a2c1 इक्वल टू 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई c1 c2 जो अचर पद है उसको हम ढक देंगे, ओमिट करेंगे। अब फिर डायगोनली चलिए a1b2 माइनस a2b1 माइनस a2b1 अब बच्चों यहाँ पर देखना है कि हमने क्या किया था, x वाले पद को ओमिट किया था और डायगोनल इस डायरेक्शन में, इस डायगोनल के अलोंग पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस चिन्ह दिया, फिर इस डायगोनल के अलोंग हमने लिखा। अब कोई क्या करते हैं, इस तरह से हमें y माइनस y लिखा जाएगा। कोई क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं जिससे यह माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन वैसे में थोड़ा सा सिमिलरिटी में दिक्कत आ सकती है। ऐसे तो आपने क्या किया, इस डायगोनल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया, माइनस इस डायगोनल के अकॉर्डिंग, सब में वैसे ही। तो बच्चों अब ये तीन समानुपात हैं, ये तीनों क्या है? समानुपात हैं। तो बच्चों समानुपात और अनुपात क्या होता है? तो जब दो चीज़ों की, समान राशि के चीज़ों की तुलना हम भाग देकर करते हैं तो उसको हम अनुपात कहते हैं, और जब कई अनुपात बराबर होते हैं तो उसको हम समानुपात या प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब यहाँ पर x बाई दिस, यह भी एक अनुपात है, यह भी अनुपात है, यह तो तीन अनुपात बराबर हैं तो इसको समानुपात कहेंगे। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो बच्चों x का वैल्यू निकालने के लिए हम x वाले पद को और कांस्टेंट पद को एक साथ लेंगे, अर्थात समानुपात पहला और समानुपात तीसरा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज समानुपात
मतलब प्रोपोर्शन फर्स्ट तथा थर्ड से, तो x डिवाइडेड बाई B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू कांस्टेंट वाला, तो A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। अब बच्चों x का वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं x के अलावे जो भी होगा, जो भी नंबर होंगे, चाहे डिवीजन में, चाहे मल्टीप्लिकेशन में, या गुणा जोड़ में, या घटाव में, उसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो B1C2 माइनस B2C1 यहाँ भाग में है, तो उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कर देंगे मतलब पक्षांतरण कर देंगे, LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे। तो यह B1C2 माइनस B2C1 भाग में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में आ जाएगा और हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1, यह बच्चों x का वैल्यू हुआ। आप चाहे तो इसे याद भी कर ले। और इसी तरह से हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y वाले पद और कांस्टेंट अचर पद, ये वाले दोनों को सेकंड और थर्ड समानुपात को लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समानुपात 2 तथा 3 से। पहले हम समानुपात को उतारेंगे, लिख लेंगे y बाई माइनस वाई बाई A1C2 माइनस A2C1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। माइनस y का वैल्यू क्या होगा, तो A1C2 माइनस A2C1 भाग में है, हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो माइनस y इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। और बच्चों हम क्या करेंगे कि माइनस साइन को हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो यह माइनस RHS में ले जाएंगे, तो यह पहला पद जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा और माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा। तो हम इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। तो बच्चों यह y का वैल्यू है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं इसको, या समझकर बनाने पर याद रहता है, कुछ नहीं है। x वाले पद को हम ढकेंगे, B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू माइनस y बाई y वाले पद को ढक देंगे, A1C2 माइनस A2C1 इक्वल टू 1 लिखेंगे और कांस्टेंट वाले पद को हम ढक देंगे A1B2 माइनस A2B1। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.5 है NCERT एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 2x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। दो इक्वेशन हम लेते हैं बच्चों। इसे हमें क्या करना है, इसे जांचना है कि इसका किस तरह का मान आता है, इसका हल किस तरह का आता है। किस तरह का हल का मतलब अद्वितीय हल आता है, या कोई हल नहीं आता है, या अनेकानेक हल आता है। जांचें। सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे जांचेंगे, तो बच्चों यह तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको कंपेयर करते हैं हम। कैसे कंपेयर करते हैं, तो x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 को कंपेयर करते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यह क्या है, यह मानक रूप है, दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप है। फिर दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करेंगे। हमें मिलेगा a1 का वैल्यू कितना है, x का कोफिशिएंट है a1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1। फिर b1 का वैल्यू कितना है बच्चों, b1 y का कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक। तो यहाँ पर फर्स्ट समीकरण में y का गुणांक क्या है, -3। c1 का वैल्यू कितना है बच्चों, -3, तो -3। और फिर a2 का वैल्यू तो 3 है, b2 का वैल्यू -9 है और c2 का वैल्यू -2 है। ठीक है। अब बच्चों चेक करने के लिए x के गुणांकों के अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद के गुणांक का अनुपात हम निकालते हैं। दैट इज a1 बाई a2 का वैल्यू निकालते हैं, b1 बाई b2 का वैल्यू निकालते हैं, c1 बाई c2 का वैल्यू निकालते हैं। तो a1 बाई a2 का वैल्यू 1/3, b1 बाई b2 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, -3 बाई -9, 3 3 9 कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, यह भी 1/3 आएगा। और बच्चों c1 बाई c2 देख लेते हैं, -3 बाई -2, माइनस माइनस कट गया, 3/2। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, जो कि दोनों का वैल्यू 1/3 है। तो बच्चों यह कंडीशन है, शर्त है कि दो युगपत समीकरण या युग्म समीकरण या समीकरण का युग्म में यदि x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात दैट इज a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हो, तो इसका मतलब है कि समीकरण युग्म विरोधी है, समीकरण युग्म विरोधी है। बच्चों ये कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, विरोधी। इसी को बच्चों असंगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत या इनकंसिस्टेंट कहते हैं, असंगत है। और असंगत समीकरण युग्म हो तो हल क्या होता है, नहीं निकलता है, हल नहीं निकलेगा। और उनका ग्राफ अगर खींचेंगे तो ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या हम लिखेंगे आंसर, कि कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल ही नहीं होगा तो हम इनिशिएट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। ऐसे विरोधी समीकरण का ग्राफ क्या होता है, समानांतर। हल क्या होता है, हल नहीं निकलता है। चलिए अब हम दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरे समीकरण को पहले हम क्या करेंगे, मानक रूप में लाएंगे। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में समीकरण युग्म को लिखने पर चलिए अब समीकरण युग्म मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में बच्चों कैसे लिखते हैं हम, मानक रूप में लिखने के लिए जो कांस्टेंट टर्म या कोई भी टर्म, x वाला टर्म, y वाला टर्म कोई भी हो सकता है, जो दाहिनी तरफ रहेगा उसको हम बाईं तरफ ले आएंगे, उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस समीकरण में 5 जो कांस्टेंट है दाहिनी तरफ है उसको बाएं तरफ लाएंगे तो उसमें माइनस चिन्ह लगेगा। इसी तरह से दूसरे समीकरण में 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। बच्चों इसको जब हम मानक रूप से तुलना करते हैं तो हमें मिलता है a1 का वैल्यू। तो फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक a1 होता है, फर्स्ट समीकरण में y का गुणांक b1 होता है। यहाँ पर y का गुणांक कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो 1 है।
वन गुणांक को नहीं लिखा जाता है। C1 का वैल्यू -5 है। फिर दूसरे समीकरण में x का गुणांक को क्या कहते हैं, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 2 एंड C2 इक्वल टू -8। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2, मतलब x के गुणांक का अनुपात निकालेंगे। कितना है, 2/3। फिर y के गुणांक का अनुपात निकालेंगे, अर्थात B1/B2। कितना वैल्यू आ रहा है, 1/2। और C1/C2 का वैल्यू निकालेंगे, अर्थात अचर पद का अनुपात निकालेंगे। तो कितना आता है, -5/-8, माइनस माइनस कट गया, 5/8। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि A1 डिवाइडेड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यहाँ पर A1 A2 क्या है, x का गुणांक का अनुपात है, B1/B2 क्या है, y के गुणांक का अनुपात है। तो यदि अगर ऐसा हो कि गुणांकों का अनुपात इक्वल नहीं हो तो समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं, समीकरण युग्म अविरोधी क्या कहलाते हैं बच्चों, अविरोधी। उसी को हम संगत भी कहते हैं, उसी को इंग्लिश में कंसिस्टेंट कहते हैं, संगत होगा। समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। और इसका हल कैसा होगा, हल अद्वितीय होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन होगा, हल अद्वितीय होगा। और ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ग्राफ प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग होता है, मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं, ऐसा ग्राफ होते हैं, प्रतिच्छेदी होते हैं। अब बच्चों जब संगत होगा अर्थात हल अद्वितीय होगा, तब इस समीकरण युग्म का हम लोग हल निकालेंगे। किस मेथड से निकालेंगे, तो हम वज्र गुणन विधि से निकालेंगे। अगर आपको फार्मूला सही याद रहता है तो इस फार्मूला को लिखकर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो बच्चों आप फार्मूला अगर याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या किया जाता है, x को ओमिट किया जाता है, x को ढक लिया जाता है, यहाँ x लिखेंगे डिवाइडेड बाई y का गुणांक इंटू कांस्टेंट पद 1 इंटू -8, 1 इंटू -8 माइनस, इसको x को ढका गया था, अब फिर इसको गुणा करेंगे इस डायगोनली, मतलब विकर्ण के रूप, पहले इस विकर्ण के रूप में, फिर माइनस इस विकर्ण के रूप में। तो 2 इंटू -5 इक्वल टू -y लिखेंगे डिवाइडेड बाई y वाले पद को हम ढक लेंगे दोनों समीकरणों के। अब y वाले पद को ढकने के बाद 2 इंटू -8 इस डायगोनल के अकॉर्डिंग, इस डायगोनल के अलोंग, ऐसे माइनस ऐसे, फिर माइनस चिन्ह देकर इस डायगोनल 3 to -5, 3 इंटू -5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कांस्टेंट पद को हम ढक लेंगे, फिर इस डायगोनल के अकॉर्डिंग, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, -3 इंटू 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाई -8 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 5 to 10 इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई -16 प्लस 15 इक्वल टू 1/4 -3। दिस इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाई 10 - 8 गया तो कितना हो जाएगा, 2
इक्वल टू माइनस वाई बाय 15 माइनस 16 माइनस 1 इक्वल टू 1/1। माइनस माइनस कैंसल। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शन को लेंगे। तो समानुपात या प्रोपोर्शन फर्स्ट तथा थर्ड से x/2 इक्वल टू 1/1। दिस इम्प्लाइज 2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट टू राइट। तो ये 2 से डिवाइड है, इधर जाकर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, x का वैल्यू 2। फिर समानुपात सेकेंड और थर्ड से y डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1/1। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1। तो इसलिए हल मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। एक बात ध्यान देना है, हल में x और y एक साथ लिखेंगे अलग अलग, x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का वैल्यू आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, तो बच्चों सॉल्यूशन, तो बच्चों यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यह जो समीकरण युग्म है, पेयर है, वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मानक रूप में लिखने पर या समीकरण युग्म को मानक रूप में लिखने पर मानक रूप में लिखें तो आएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। मानक रूप आप समझ चुके हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। जो RHS में पद होता है उसको हम LHS की तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसी को मानक रूप कहते हैं। और दूसरा डेफिनेशन है कि x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म मानक रूप कहलाता है, दो चर में रैखिक समीकरण का। अब बच्चों फर्स्ट समीकरण का मानक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 5 माइनस 5, c1 का वैल्यू माइनस 20। और फिर दूसरे समीकरण में a2 का वैल्यू कितना है 6 है, b2 का वैल्यू कितना है माइनस 10 है, और c2 का वैल्यू माइनस 40 है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, पहले हमको जांचना है कि समीकरण निकाय या समीकरण युग्म किस तरह का है, उसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आइए हम जांचें। तो जांचने के लिए इंडिकेटर क्या है, a1/a2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, 1/2 आया। फिर b1/b2 का वैल्यू तो देख रहे हैं -5 माइनस 10, 5 2 या 10, 1/2। एंड c1/c2 का वैल्यू -20 माइनस 40, इक्वल टू माइनस माइनस कटेगा 20 to 40, 1/2। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि a1/a2, ये a1/a2 क्या होता है बच्चों, तो a1/a2 x के गुणांकों का अनुपात है, दोनों समीकरणों के x के गुणांक का अनुपात, दोनों समीकरण के y के गुणांक का अनुपात और दोनों समीकरण के कांस्टेंट टर्म का अनुपात। तो इस तरह का है, क्योंकि तीनों का वैल्यू 1/2 है। तो बच्चों अगर ऐसा हो
तो ये कंडीशन है कि समीकरण युग्म क्या होगा, आश्रित होगा, मतलब डिपेंडेंट होगा, आश्रित होगा, डिपेंडेंट होगा। जब समीकरण युग्म आश्रित होता है तो इसका अनेकानेक हल होते हैं, हल अनेकानेक होंगे, अनेकानेक मतलब अनेक होंगे। अनगिनत हल भी लिखते हैं, अनेकानेक या अनगिनत। और ग्राफ कैसा होता है बच्चों, क्योंकि ग्राफ यहाँ नहीं पढ़ना है, फिर भी ग्राफ संपाती होता है, कोइंसिडेंट होता है, मतलब एक दूसरे पर चढ़ा होता है। तो चूंकि अनेकानेक हल होंगे इसलिए हम लोग हल नहीं निकालेंगे, हल को हम लोग छोड़ देंगे।